तो जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे उसमें पहले तो एनसीईआरटी वाले हमारे चैप्टर एंड एक्सरसाइज जो है उसके न्यूमेरिकल्स पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ अलग से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन रिलेटेड, जो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहले ये देख लें, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। 2 लैम्प्स, one rated 100 watt and the other 60 watt are connected in parallel। अपनी शीट पे ले चलते हैं इसको। 2 lamps, one rated 100 watt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply। What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt। देखो समझो कि 2 अप्लायंसेस हैं या 2 रेजिस्टर्स हैं, वो इस तरह से पैरेलल टू ईच अदर लगे हुए हैं किसी सर्किट में। ये मेन सप्लाई है जो 220 वोल्ट की है। और हमें बताया गया है कि इसका पावर 100 वाट है और इसका पावर 60 वाट है। ये दोनों पैरेलल लगे हुए आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। अब हमको ये पता है कि इसमें जो करंट आए जा रहा है वो इस पॉइंट से 2 रास्ते अलग अलग चला जाएगा, है ना, I1 एंड I2। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और पावर जो है, यहाँ का पावर 100 वाट, दैट इज V इंटू I1। हम ऐसा बोल सकते हैं P1 इक्वल टू VI1, और क्योंकि V तो कॉमन है, P2 इज VI2, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो जो I1 है दैट इज P1 अपॉन V फ्रॉम दिस, एंड I2 जो है दैट इज P2 अपॉन V। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यानी I पता करना है, तो हम इस तरह से I1 I2 निकाल लेंगे, और I इक्वल टू I1 प्लस I2 हमें पता ही है, ऐसे कर लेंगे। हाँ, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो पहले I1 निकाल लो। व्हाट इज P1? P1 इज 100 वाट, 100 अपॉन V इज 220। व्हाट इज I2? 60 अपॉन 220। तो I1 प्लस I2 डायरेक्ट निकाल दें, 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220, मतलब 220 एलसीएम लिया तो 100 प्लस 60, तो I इज 160 अपॉन 220। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 8 ज़ा 16 एंड 11 2 ज़ा 22, 8 अपॉन 11 दैट इज 0.11 7 ज़ा 77, 32 ज़ा 22, फिर 8 आ गया, तो ये 727 0.727 या 7272 ऐसे ही चलता रहेगा एम्पियर। हम इसको 0.73 एम्पियर या 0.727 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है ना। कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि I जब किसी करंट किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाता है तो I1 I2 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट्स इट। तो टोटल I निकालना है तो I1 और I2। अगर वो इस वाले में करंट पूछते तो वो हमारा 100/220 है, और इसमें पूछते तो 60/220 है, वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो पूछा ही नहीं है।
विच यूजेज मोर एनर्जी, a 250 watt TV set in 1 hour और a 1200 watt toaster in 10 minutes। अब देखो एनर्जी कंजम्पशन के लिए हमने एक ही बात बोली कि P इंटू टी इक्वल टू ई कर दो, P शुड बी इन किलोवाट, T शुड बी इन आर, तो आपका एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की यूनिट्स आ जाएंगी, जिसको हम kWh किलोवाट आर या सिंपली यूनिट बोलते हैं। तो देखो 250 वाट का टीवी सेट कंपेयर करना है हमको कि कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। 250 वाट अपॉन 1000 करना होगा। तो ये 0.25 हो जाएगा, 1/4 या 0.25। और कितनी देर यूज़ हो रहा है? 1 आवर। तो 1 आवर यूज़ हो रहा है तो 0.25 यूनिट या 2.25 किलोवाट आवर यूज़ होगा। ये 1200 वाट है। 1200 वाट डिवाइडेड बाय 1000 इज़ 1.20 किलोवाट। लेकिन ये यूज़ हो रहा है केवल 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट को आर में चेंज कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि 60 मिनट में होते हैं 1 आवर, मतलब 60 मिनट कंबाइन होकर के बनाते हैं 1 आवर। तो 1 मिनट में कितना आर होगा? 1/60। तो ये कितना मिनट है? 10 मिनट है। तो 10 मिनट में कितना होगा? दिस इंटू 10 यानी 1/6। तो 1/6 आर यहाँ पे लिख सकते हैं हम। दिस इंटू 1/6 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.20 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब ये 250 वाट का जो टीवी है 1 घंटे चलता है, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। जो टोस्टर है वो है तो 1200 वाट का, लेकिन 10 मिनट ही केवल काम आया। 10 मिनट में ही हालांकि उसने लगभग उतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली जितनी जो 250 वाट का हमारा क्या था? टीवी था, वो 1 घंटे में कंज्यूम करता था लगभग। बट स्टिल हमको तो पूछा है कि विच यूजेस मोर एनर्जी, तो हम बोलेंगे टीवी, 250 वाट का टीवी, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए यूज़ हुआ। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. From the service mains 2 hours, calculate the rate at which the heat is developed in the heater. जब रेट की बात होती है तो पावर पूछा जाता है ना। अब पावर और हीट की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हीट अपॉन टाइम। और हीट कैसे निकालेंगे? बेसिकली कैलकुलेट द रेट एट विच हीट। अब देखो हीट जो है वो VIT होता है। या हीट जो है वो हमको अगर R और I दिया हुआ है तो I²RT होता है। हाँ, यहाँ पर पावर कुछ है तो I²RT अपॉन T। I²R तो पावर का वैसे ही फॉर्मूला था। तो अगर हमको रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड पूछा है, मतलब पावर पूछा है, तो इसलिए हम P = I²R डायरेक्ट कर देंगे। हाँ, व्हाट इज I? 15। तो 15 स्क्वायर इंटू R इज 8 ओम। 15 इंटू 15 इंटू 8। अब 15 स्क्वायर आपको पता होगा कि 225 होता है, तो 225 इंटू 8। हाँ, स्क्वायर्स आप याद कर लो तो आपको काम आएंगे। अदरवाइज जिन लोगों को स्क्वायर समझ में नहीं आते, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 75, 15 1 15, 15 एंड 17 225 ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, जो लोग मैथ्स की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं फिजिक्स में, उनको अपना प्रैक्टिस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो 8 5 40, then 16 + 4 20, 16 + 2 18, 1800 वाट। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग।
A. Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? हमने दो रीज़न है हमारे पास में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है कि जो टंगस्टन है उसका फिलामेंट जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. हाँ, इट इज़ 3380 डिग्री सेल्सियस. हाँ, और वो क्या करता है, इट कंज्यूम्स द एनर्जी एंड देन एमिट्स इट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. ज़्यादा हीट कम लाइट, लेकिन जितना लाइट वो एमिट करता है दैट इज सफिशिएंट फॉर अस टू यूज इट एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स. Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? क्योंकि alloy की resistivity metal से ज़्यादा है. ये heating device है, अगर उसकी resistivity ज़्यादा होगी तो resistance ज़्यादा होगा, resistance ज़्यादा होगा तो I2RT के हिसाब से heat ज़्यादा produce करेगा. हाँ, alloys ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिनके melting points higher हों, है ना, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए जिससे कि वो टूटे नहीं. वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? बिकॉज इन डोमेस्टिक सर्किट्स वी नीड टू यूज मल्टीपल अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन दीज मल्टीपल अप्लायंसेस आर कंबाइंड टू ईच अदर the potential difference will get divided into as many parts as the appliances are connected to each other. So not even a single appliance will work because they all are designed to work at 220 volt and they will only get a fraction of this 220 volt if they are connected in series combination. तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते. How does the resistance of a wire vary? आप इसमें एक और आंसर भी, एक और रीज़न भी इसके साथ में ऐड कर सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट if the appliances are connected in series then even a single appliance is switched off then all the appliances will stop working. हाँ, ये सेकेंडरी रीज़न है. ये भी एक प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस वोल्टेज ही नहीं आएगा, इतना कोई काम ही नहीं करेगा तो उन सबके बंद हो जाने की चांसेस, या कोई ख़राब हो गया तो सारे बंद हो जाएंगे, ये सब चांसेस ही नहीं है ना. ये तो वहाँ पे पता चलता है हमको जब हम एक्चुअली इनको यूज़ करते हैं. जो हमारे छोटे छोटे डेकोरेटिव बल्ब होते हैं उनकी सीरीज़ में से कोई एक ख़राब हो जाता है तो सारे बंद हो जाते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी रीज़न है. अप्लायंसेस पे, हमारे डोमेस्टिक सर्किट पे ये सब एप्लीकेबल नहीं है, वो काम ही नहीं करेंगे अगर सीरीज़ में कंबाइन हो गए तो. हाउ डज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी with its area of cross section? It is inversely proportional to area of cross section. R is inversely proportional to A. यानी if the area of cross section is more then the resistance will be resistance will be less. If the area of cross section will be less, the resistance will be more. बस ये वाली बात पता ही आपको. ही तो वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशंस. एक तो उनकी रेजिस्टिविटीज़ बहुत कम है जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस कम होता है एंड दे अलाउ मोर करंट टू फ्लो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी. आर कम रहेगा तो एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ज़्यादा होगा. वी डोंट वांट ट्रांसमिशन वायर्स टू गेट हीटेड. अगर लो रेजिस्टिविटी वाले वायर्स बनाएंगे तो उनमें लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट नहीं होगा. और ये इकोनॉमिक भी होते हैं ना एज़ कम्पेयर टू सिल्वर. सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर बट दे आर मोर इकोनॉमिकल एज़ कम्पेयर टू सिल्वर. तो ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए. फिर ये क्वेश्चंस देखें. दीज आर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपको इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं. तो देखो 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ohm ईच, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 4 resistors of 2 ohm each are joined to form a square ABCD. ABCD एक स्क्वायर बना दिया इससे. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर्स. एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर्स. अब यहाँ पे एडजेसेंट कॉर्नर्स मतलब ये मतलब AD या AB BC, इन एडजेसेंट कॉर्नर, बिल्कुल अगल बगल वाले कॉर्नर्स. तो इजी है, इसको बस आपको ध्यान से देखना है. क्या है कि ये जो दिख रहा है हमको,
2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये तीनों एक दूसरे के साथ में सीरीज़ में कंबाइंड है। हाँ, ये इस तरह से सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। और इस सीरीज़ के पैरेलल ये वाला 2 ओम है नीचे जो लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें क्या देखना है, इसको रीड्रॉ कर लो समझने के लिए कि ये ऐसा है 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, ऐसा सर्किट है ये। ठीक है ना। तो इसमें पहले इसका आर एस निकाल लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन 2 + 2 + 2 दैट इज 6 ओम। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 ओम इज कनेक्टेड विद 2 ओम इन पैरेलल। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Rp would be equal to 1/R1 + 1/R2 1/6 + 1/2 1 + 3 that is 4/6 that is 2/3 is the value of 1/Rp। तो Rp का वैल्यू क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 3/2 that is 1.5 ओम। ठीक है, उसको आपको ऐसे देखना है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो, कैलकुलेट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें क्या है, ये अकेला है, ये तीनों पैरेलल है। तो पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आरपी निकाल के और फिर 3 ओम के साथ में ऐड कर दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आरपी कैसे निकलेगा, 1/Rp इक्वल टू 1/6 + 1/6 + 1/6। दिस इज 6 1 + 1 + 1 that is 3/6 that is 1/2 is the value of 1/Rp। तो Rp is 2 ohm and this is 3 ohm। तो overall equivalent resistance for series combination would be 3 + 2 that is 5 ohm। बिल्कुल इजी है। अब यहाँ देखें, इन द सर्किट गिवन बिलो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट शोन बाय द अमीटर। 4 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम 3 एंड 2 ओम, तो 3 + 2 5। Rp निकाल दो सीधे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा 1/Rp इक्वल टू 1/R1 दैट इज 5 + 1/R2 दैट इज 5। तो 5 1 + 1 दैट इज 2/5। तो Rp इज 5/2 दैट इज 2.5 ओम। ये 4 वोल्ट का है, तो करंट कितना होगा, I इक्वल टू V/R दैट इज 4/2.5, या हम कह सकते हैं 40। यहाँ से हमने देखो पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 चला गया, तो 40/25। 5 की टेबल में 8 × 40 5 × 25 8/5 दैट इज 5/5 एंड 0.6 पॉइंट लगाया और 30 आया तो 5 6 ये क्या आ गया हमारा करंट, 1.6 एम्पियर करंट इसमें से जा रहा है। 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ही बनाना पड़ता है, उन्होंने बना के नहीं दिया हुआ, हमको सिचुएशन दे दी और अब हमको सर्किट बनाना है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म हेक्सागन ABCDEFA। अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉम्बिनेशन इफ द करंट एंटर्स एट A एंड लीव्स एट D। चलो, तो देखो कैसे बनेगा। हेक्सागन बनाना आता है कि नहीं आपको? हाँ, समझो ये एक हमारा बन गया। हेक्सागन बनाते हैं।
सारे 1 ओम के रजिस्टर्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस में मज़ा भी आता है। आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आप इंजॉय भी करोगे। अपने आप करो, फिर देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। ये हेक्सागोन बन गया, ऑक्टागोन में 1 2 3 कितने हैं, 6 है। ओके, मैंने इसका ऑक्टागोन बना दिया। इसको यहाँ ले आओ, हेक्सागोन ऐसे बनेगा, इसको इस पे जोड़ देते हैं। और यहाँ एक नया बना देते हैं। ठीक है ना, हेक्सागोन ऐसे बन गया। ए बी सी डी ई एफ ए, है ना। तो ये बन गया। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉम्बिनेशन इफ द करंट एंटर्स एट ए। तो करंट एंटर्स एट ए एंड लीव्स एट डी, है ना। ऐसा है, सर्किट पूरा करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये हमारी इधर बैटरी लगी हुई है, ये इस तरह का सीन है, समझ गए। और ये हैं सब 1 ओम के, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तब इजी हो गया ना कि करंट जा रहा है, देखो आई ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर। इन तीनों में कॉमन और इन तीनों में कॉमन होके यहाँ मिलेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो इनके बीच में होगा। हमारा क्वेश्चन सिंपल था कि 6 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम आर कंबाइंड टू फॉर्म हेक्सागन। ये तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉम्बिनेशन इफ द करंट एंटर्स एट ए एंड लीव्स एट डी। तो ये तो इजी हो गया। इसका सीरीज निकालो, इसका सीरीज निकालो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। ये ऐसा और ये ऐसा, है ना। ये आपके लिए रीड्रॉ कर देता हूँ मैं, जिन लोगों को बात समझ में बाई चांस नहीं आई हो। वैसे मुझे तो लगता है बहुत सिंपल बात है ये। 1 ओम 1 ओम 1 ओम, है ना। जिनको समझ में नहीं आए एक बार में वो इसको रीड्रॉ करें, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा ही करें अपने हिसाब से इजी बना के। अब समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बैटरी देखो परफेक्ट है, हाँ। इसको रीड्रॉ कर दिया ऐसे, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो 1 + 1 + 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन 3 दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट कॉम्बिनेशन आरपी वुड बी लाइक दिस, 1/RP = 1/3 + 1/3, यानी 3 1 + 1 2/3। तो आरपी क्या आ गया 3/2, दैट इज 1.5 ओम। देखो कितना आसान है, एक्चुअली वेरी इजी। ये देखो ये भी बहुत आसान है। A combination of 3 resistors are in series, 2 2 2, 4 such combinations 1 2 3 4 are connected in parallel if the individual resistance by resistances be 2 ohm each. Find the total resistance of the entire combination, है ना। यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, नहीं तो ये भी हमें बनाना पड़ सकता था। सीरीज 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 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 मतलब 6 6 6 एंड 6 ओम के 4 कॉम्बिनेशन है।
हाँ, जो पैरेलल में लगे हुए हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम निकलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4/6 दैट इज 2/3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 3/2 दैट इज 1.5 ओम। हो गया। कितना भी बड़ा दिखे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, ये बहुत इजी होता है। तो आपके एनसीईआरटी के तो कर ही लो, और भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस जितने आपको मिले इंटरनेट पे सारे कर डालो, है ना। मैं आपको अलग से क्वेश्चंस भेजूंगा, आप उनको भी सॉल्व करना। और विद दिस द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इज ओवर, है ना। कल नए चैप्टर के साथ में आगे बात करेंगे। थैंक यू।